हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व पौधों को कौन कौन से आवश्यक होते हैं और किन किन पोषक तत्वों की पौधे को अपने संपूर्ण जीवन में ज़रूरत होती है। बीज में संचित पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए अंकुरण के समय प्रांकुर एवं मूलांकुर बीज से बाहर निकलते हैं। प्रांकुर जिसे हम बोलेंगे प्लूमूल और मूलांकुर जिसे हम बोलेंगे रेडिकल। जो ज़मीन का सतह होती है, ज़मीन की जो सतह होती है उससे नीचे की तरफ वृद्धि करती है, जो कि जड़ का शुरुआती भाग जिसे हम बोलेंगे उसे बोलेंगे रेडिकल। और जो ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जो बढ़ता है उसे हम बोलेंगे प्लूमूल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी की सतह हो गई, ये मिट्टी की सतह हो गई। जब बीज की बुआई की तो उससे रेडिकल निकलता है सबसे पहले, जो नीचे की तरफ वृद्धि करता है। फिर उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े रूट हेयर्स, जो जड़ों के जो छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं रूट हेयर्स, वो उनके ऊपर बनने लगते हैं। ये जैसे रूट हेयर्स बनने लग गए और इसी के आधार पे एपीजियल और हाइपोजियल दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, वो भी इसके आधार पे ही इन जर्मिनेशंस को डिवाइड किया गया है। अब जो बीज में जो संचित भोजन था उसके समाप्त होने तक पौधों पर पत्तियों का निर्माण होने लगता है। जैसे रेडिकल का डेवलपमेंट हो गया, प्लूमूल का डेवलपमेंट हो गया, फिर उस पर पत्तियों का निर्माण होने लग जाता है। और स्वपोषी पौधे, स्वपोषी का मतलब वो जो अपना पोषण खुद करते हैं या अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं। तो पौधे की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित, ये जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित उपस्थित होता है, की सहायता से वायु से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से लेंगे पानी H2O। भूमि से ले लिए H2O। वह अन्य पोषक तत्व ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जैसे दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। पौधे की पत्तियों में पर्णहरित हो गया, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ये समझा रखा है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, भूमि से जल ले लिया और मिनरल्स ले लिए, और स्वपोषी पौधे वातावरण से ऑक्सीजन भी ले लिए और फिर कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स का निर्माण करते हैं जो कि उनके पोषण में काम आता है। शताब्दियों से यह माना जाता रहा है कि धरातलीय पौधे की जड़ें मृदा से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ होने तक यह माना जाता था कि पौधे को वृद्धि एवं विकास के लिए कुछ निश्चित रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व मृदा से मुख्यतः अकार्बनिक आयनों के रूप में पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। चूँकि ये आयन मृदा के खनिज घटकों से मृदा विलयन में व्युत्पन्न मतलब लाए जाते हैं। खनिज घटकों से मृदा विलयन, जो कि एक सॉल्यूशन होता है, घोल होता है मृदा का पानी के साथ, उसमें ये घोल के लाए जाते हैं। अतः ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पादप वृद्धि के लिए अपेक्षित या जिनके द्वारा ही पादप वृद्धि होती है, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं या मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण अवशोषण होता है, ये जो मिट्टी के कण हैं उनके ऊपर जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनका प्लांट की या पौधे की जड़ों द्वारा खनिज लवणों को अपने अंदर लेना अवशोषण कहलाया। और उसका स्थानांतरण मतलब इन्होंने अपने अंदर ले तो लिया, फिर उसको पानी के साथ साथ पौधे की जड़ों से पौधे की पत्तियों तक स्थानांतरण, जिसे ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, एवं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाना या इनको पचाना, ये कहलाएगा आत्मसात्करण एसिमिलेशन। और इस पूरी प्रक्रिया को अवशोषण, स्थानांतरण और आत्मसात्करण की प्रक्रिया को ही खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा द्वारा पौधे को पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात,
दो चीज़ें हो गई इसमें। एक तो पर्याप्त मात्रा, मतलब जिसकी पौधे को जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा, और उचित अनुपात। उचित अनुपात का मतलब हो गया कोई पोषक तत्व कम चाहिए, कोई पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। तो मिट्टी द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में पोषक तत्व आपूर्ति करने की पैतृक क्षमता को कहते हैं मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी। यह उत्पादकता ज्ञान करने का मुख्य घटक है। और मृदा उर्वरता की प्रकारों की हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड फर्टिलिटी या प्राप्त की हुई फर्टिलिटी या उर्वरता, और दूसरी होती है इनहेरेंट और नेचुरल फर्टिलिटी। इनहेरेंट मतलब उसे विरासत में मिली है या उसकी प्राकृतिक है, मतलब जो पहले से मौजूद है उसे बोलेंगे प्राकृतिक या विरासत वाली उर्वरता। और जो उर्वरता खाद बीज डाल के हमारे द्वारा जमीन में उत्पन्न की जाती है उसको बोलेंगे एक्वायर्ड फर्टिलिटी। अद्यतन तकनीकों से पादप विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि आजकल जो तकनीकें हैं वर्तमान में जो चल रही हैं उनसे अगर पादप विश्लेषण करते हैं तो ये पता चलता है कि प्राकृतिक रूप से पादप शरीर में 30 पोषक तत्व, और कुछ मामलों में कुछ कोई कोई पौधे कोई अपवाद हो सकता है उनमें 90 तक पोषक तत्व पाए जाते हैं। परंतु पादप विकास और पादप शरीर में उपस्थित ये सभी तत्व पौधे की वृद्धि एवं विकास में आवश्यक आवश्यक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 90 पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक है, ये तो किसी किसी पौधे में पाए जा सकते हैं, और ज़्यादातर में 30 पोषक तत्व पाए जाते हैं। दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है आर्नोन और एक का नाम है स्टाउट। इन्होंने 1939 में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के मापदंड प्रस्तावित किए। इन दोनों ने मिलकर 1939 में ये प्रस्तावित किए थे, जिन्हें आर्नोन नामक वैज्ञानिक है, मतलब दोनों ने मिलकर तो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसे हम कह सकते हैं इनके मापदंड बनाए थे। लेकिन ये आर्नोन साहब हैं, इन्होंने 1954 में जो 1939 में मापदंड बनाए थे उनको रीडिफाइंड किया या रिफाइन किया दोबारा से। उनको अच्छे से कोई भी कमी रह गई थी मापदंडों में या कुछ ज़्यादा हो गया था उसको रिफाइन किया। फिर उन्होंने बताया उनके अनुसार उन पोषक तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक माना जाता है जो कि निम्नलिखित 3 मापदंड पूर्ण करते हैं। अब ये मापदंड कौन कौन से हैं 3, हम बात करते हैं पहले की। पहला मापदंड है कि उस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन प्रक्रिया, दो चीज़ें हो गई, वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनन प्रक्रिया, ये पूर्ण नहीं कर सकता है। अगर इनके बिना किसी पोषक तत्व के बिना अगर वो वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनन प्रक्रिया पूर्ण कर रहा है तो वो तत्व आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। अगर उसकी उपस्थिति में ही ये वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनन क्रिया पूर्ण कर पा रहा है तो वो आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। दूसरा है पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब कोई पोषक तत्व की कमी होगी तो वो कमी उसी पोषक तत्व से दूर की जा सकती है। अर्थात पौधे पर कमी के लक्षण प्रकट होने पर वह तत्व विशेष उपयोग करने पर ही कमी के लक्षण दूर होते हैं, किसी अन्य तत्व के उपयोग से नहीं। मतलब वो विशिष्ट हो गया उस चीज़ के लिए, तत्व विशेष के लिए विशिष्ट। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया पौधे के पोषण व उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होता है। पोषण या उपापचय, न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होता है। तो 3 मापदंड हो गए, वानस्पतिक वृद्धि उसी के द्वारा पूर्ण होगी, प्रजनन प्रक्रिया उसी के द्वारा पूर्ण होगी, तत्व विशेष की कमी उसी तत्व के द्वारा पूरी की जा सकेगी। तीसरा पौधे में जो पोषण व उपापचय क्रियाएं हैं उनमें वो पोषक तत्व प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होगा। अब ये सारणी है जिसमें बताया है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं तत्वों का रूप कि कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं।
और इन 3 मापदंडों के आधार पर 17 पोषक तत्व पौधे को आवश्यक होते हैं। अब इस सारणी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं उनके रूप से तात्पर्य है कि पौधे को जैसे नाइट्रोजन है, अब वो नाइट्रोजन के रूप में तो पौधे को मिलेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक गैस होती है। तो उसका प्राप्त होने वाला रूप कौन सा है, उपलब्ध अवस्था कौन सी है जिसमें पौधे उस पोषक तत्व का अवशोषण करते हैं। तो ये सबसे पहले क्रम संख्या, फिर उसके बाद पोषक तत्व, फिर उनके आयनिक और गैर आयनिक रूप। कई पोषक तत्व होते हैं जिनके आयनिक रूप भी होते हैं और गैर आयनिक रूप भी होते हैं। अब ये 17 पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, क्लोरीन, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन। अब इनके अंग्रेजी नाम भी याद होने चाहिए। कार्बन को कार्बन बोलेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन। अब जैसे लोहे को फेरस बोलते हैं, जस्ते को जिंक बोलते हैं, तांबा को कॉपर बोलते हैं, बाकी तो जैसा हिंदी में बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में बोलते हैं। अब इनके आयनिक रूप हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होता है, CO3 कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है, SCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है, और जो हाइड्रोजन है वो भी गैस होती है लेकिन वो H2O पानी के रूप में, हाइड्रोजन आयन के रूप में, OH हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होती है। इस तरह से ऑक्सीजन CO2 H2O हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और सल्फेट के रूप में पौधे को प्राप्त होती है। नाइट्रोजन है वो अमोनियम, नाइट्रेट और नाइट्राइट रूप में पौधे को प्राप्त होती है। इनमें से अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में ज़्यादा प्राप्त होती है। जब जलमग्न अवस्थाएं होती हैं तो नाइट्रोजन अमोनियम रूप में पौधे द्वारा ग्रहण की जाती है, और जब जलमग्न अवस्थाएं नहीं है तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। ये अमोनियम रूप में ज़्यादा जल चाहने वाले, जैसे चावल जैसी फसलों में पौधों को प्राप्त होती है। फास्फोरस HPO4 और H2PO4, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, सल्फर SO4 और SO3 तीन रूप में, और गैर आयनिक रूप है इसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लोहा फेरस Fe++ को बोलेंगे फेरस, और अगर 3 बार प्लस हो गया तो उसको बोलेंगे फेरिक। क्लोरीन Cl- रूप में। मैग्नीज एक हो गया मैग्नस और हो गया मैग्निक। Mn++ को बोलेंगे मैग्नस, और Mn++ को बोलेंगे मैग्निक। जस्ता Zn++, तांबा Cu+ और Cu++, बोरोन BO3, मोलिब्डेनम MO, मोलिब्डेनम और ऑक्सीजन 4। यूरिया NH2CONH2 इसका फॉर्मूला हो गया। उर्वरक, ये एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। इसका उपयोग करने पर पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप एमाइड द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं। अधिकांशतः पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3 रूप में ग्रहण करते हैं, NO3। विशेष परिस्थितियों जैसे धान के खेत में जहाँ पानी भरा होता है, या अन्य जलमग्न खेतों में पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम NH4 के रूप में ग्रहण करते हैं। अब 17 तो हो गए आवश्यक पोषक तत्व। अब बात करते हैं क्रियात्मक पोषक तत्वों की या फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की। ये जो आर्नोन और स्टाउट और बाद में जैसे आर्नोन ने रिफाइन किया, 3 मापदंड दिए। इन मापदंडों के आधार पर उपरोक्त 17 पोषक तत्वों के अलावा अन्य तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता, परंतु कुछ तत्व फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे सोडियम चुकंदर के लिए, सलजम के लिए आदि फसलों के लिए प्रभावी होता है। 1961 में एक वैज्ञानिक थे निकोलस, उन्होंने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स या क्रियात्मक पोषक तत्व प्रतिपादित किया, मतलब उन्होंने नामकरण किया, जिसके अनुसार किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो और या नहीं। यदि पौधे की उपापचयी क्रियाओं में कार्य करता है तो उसे क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। अभी उपापचयी क्रियाओं वाला थर्ड पॉइंट था, अगर उसमें कोई पोषक तत्व इन्वॉल्व रहता है तो उसे क्रियात्मक पोषक तत्व
कहेंगे। सोडियम के अलावा कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन तत्वों को भी क्रियात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। पौधे एक आवश्यक तत्व की कमी के कारण अन्य उपलब्ध तत्वों का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं और अन्य सभी पोषक तत्वों की अनुकूल अवस्था में उपलब्धता होते हुए भी फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए यह आवश्यक है कि भूमि में पोषक तत्व घुलनशील एवं उपलब्ध अवस्था में हो। घुलनशील मतलब वो पानी के साथ घुल के भी रह सके। अब कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि जो पानी के साथ आराम से विलयन नहीं बना पाते हैं, घुल नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले वो घुलनशील होना चाहिए। और उपलब्ध अवस्था, पौधे पोषक तत्वों को अलग अलग अवस्थाओं में ले सकते हैं, लेकिन वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सके ऐसी अवस्था में होनी चाहिए। मृदा घोल में तत्वों की सांद्रता उचित हो। सांद्रता से मतलब है उनकी मात्रा। जैसे मृदा ने पानी के साथ घोल तो बना लिया, लेकिन उसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो सांद्रता कम हो जाएगी, तो वो पर्याप्त मात्रा में हो। तीसरा है विभिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन पौधे की बढ़वार के अनुकूल हो। उनका बैलेंस भी बहुत ही मायने रखता है, तो बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। अब बात करते हैं पोषक तत्वों के वर्गीकरण की। तो पौधों को अपनी सामान्य वृद्धि और जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्व चाहिए। 4 इनके फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हो गए या क्रियात्मक पोषक तत्व हो गए। पौधे के ऊतकों में इन तत्वों की सापेक्षिक मात्रा या सांद्रण के आधार पर इनको निम्नानुसार 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में, मतलब 1 ppm से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 1 ppm से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, उतनी इनको आवश्यकता होती है। इन्हें पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? ये 2 भाग हैं प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, इसमें आ गए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे को प्राकृतिक रूप से हवा और पानी के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। शेष 3 पोषक तत्व विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से विश्व का उर्वरक उद्योग इन तत्वों को अधिक महत्व देता है। जब पूरे संसार की मृदाओं में ये पोषक तत्व कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजर उत्पादन भी इन्हीं के लिए ज़्यादा होगा। अतः इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व या उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। प्राथमिक, प्राइमरी या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। अब दूसरे की हम बात करें, द्वितीयक पोषक तत्व। अब प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है द्वितीयक पोषक तत्वों की, और उनके साथ ही ये प्रयुक्त किए जाते हैं, अतः इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। इस वर्ग में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर, ये 3 पोषक तत्व हैं जिनको द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन पोषक तत्वों की पौधे को कम मात्रा 1 ppm से भी कम की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। आयनों पर आवेश के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? धनायन और ऋणायन। अब धनायन में तो लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज और निकल आते हैं, और ऋणायन में आते हैं बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब ऐसा नहीं है कि जो पोषक तत्व पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो कम मात्रा में चाहिए वो उसके लिए कम इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मुख्य पोषक तत्व 1 ppm से ज़्यादा मात्रा में चाहिए और सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ppm से कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इन मात्रा से इनका महत्व प्रभावित नहीं होता। विभिन्न पोषक तत्व पौधे द्वारा भिन्न भिन्न मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। सभी पोषक तत्व पौधे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सूक्ष्म मात्रा ही पौधे में इष्टतम प्रभाव लाने या इफेक्टिव प्रभाव लाने में प्रभावी होती है।
इनकी हल्की सी कमी या अधिकता पौधे की वृद्धि व विकास को प्रभावित कर सकती है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि सभी पोषक तत्व पौधे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनके वर्गीकरण की बात करें तो पौधों में कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, बेसिक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, जिनसे उनकी संरचना का निर्माण होते हैं, या जो पौधे की आधारभूत या बुनियादी संरचनाओं के संगठक तत्व होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा हो गया सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व, असेसरी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। ये तत्व ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ये जीवित ऊतकों के लिए बहुत सक्रिय एवं महत्वपूर्ण होते हैं। ये तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तीसरा हो गया नियामक एवं वाहक पोषक तत्व, रेगुलेटरी एंड कैरियर न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक तत्व कोशिका जीव द्रव्य में आवेश संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं और नियामक व वाहक की तरह। नियामक रेगुलेट करते हैं, वाहक किसी भी चीज़ को अपने साथ ले जाना या ले जाता है उसको बोलते हैं कैरियर, और इस कार्य को बोलते हैं वाहक का काम की तरह कार्य करते हैं। जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस वर्ग में आते हैं। चौथा हो गया उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व है, कैटालाइज। कोई भी प्रक्रिया हो रही है उसमें वृद्धि ला देते हैं, या क्रियावर्धक एक्टिवेट कर देते हैं उनको। जैसे लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन जैसे तत्व, जो किण्वक, एंजाइम, क्रियावर्धक और इलेक्ट्रॉन परिवहन में शामिल होते हैं। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आ गए इसमें? लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन। इनकी मात्रा कम चाहिए, लेकिन ये इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मृदा में पोषक तत्व की गतिशीलता पौधों के लिए तत्वों की उपलब्धता और उर्वरक प्रयोग विधि को प्रभावित करती है। मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो होता है गतिशील और दूसरा होता है कम गतिशील, और तीसरा होता है स्थिर। कोई पोषक तत्व तो गति करता है, जैसे ये मृदा के कण हो गए। अब इनमें पानी में जैसे ही मिलता है मृदा विलयन बन जाता है। तो पोषक तत्व इन मृदा के कणों के ऊपर चिपके रहते हैं। तो कई तो क्या होते हैं कि इस पानी के घोल के साथ मिलके मृदा विलयन में घुल जाते हैं और गति करते हैं। जैसे पौधे की जड़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो पौधे की जड़ तक गति करते हुए पहुँच जाते हैं। और कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे पौधे की जड़ यहाँ आ रही है तो इसके संपर्क में जो मृदा कण है संपर्क में आए, उनके ऊपर जो पोषक तत्व है वो उनको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दूर वाले मृदा कणों में के ऊपर जो पोषक तत्व स्थित हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उनको बोलते हैं कम गतिशील। और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जैसे इस कण पे है या इस कण पे है तो वो यहीं रहेगा, स्थिर रहेगा। इस कण से हट के ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत भी गति करेगा। तो ऐसे तीन इसके टाइप हो गए। एक हो गया गतिशील, मोबाइल बोलेंगे जिसे, दूसरा हो गया कम गतिशील, और तीसरा हो गया स्थिर। सबसे पहले हम बात करते हैं गतिशील पोषक तत्वों की। ये मृदा विलयन में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण गतिशील होते हैं। मतलब जैसे ही मृदा में विलयन बना और ये अत्यधिक घुलनशील होते हैं तो ये मृदा विलयन में घुल जाते हैं और अधिक गतिशील होते हैं। इस कारण जड़ क्षेत्र से इनका ह्रास भी शीघ्र हो जाता है। मतलब ये घुल जाएंगे तो पौधा नहीं हिलेगा, तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, बोरेट, मैंगनीज एवं क्लोरीन इस वर्ग में शामिल होने वाले पोषक तत्व हैं। दूसरा है कम गतिशील पोषक तत्व, लेस मोबाइल। ये गतिशील तत्वों की तुलना में कम गतिशील होते हैं, मतलब उतनी रफ्तार से ये गति नहीं कर पाते। और मृदा में मृत्तिका कणों, क्ले पार्टिकल, क्ले होता है, जैसे एक हो गया सैंड, फिर उससे छोटा होता है क्ले, सिल्ट, वो सैंड, सिल्ट और क्ले। तो क्ले बिल्कुल बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्ले बोलते हैं। तो उनके ऊपर ये चिपके रहते हैं। जैसे अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तांबा इस वर्ग के पोषक तत्व हैं। तीसरा आता है स्थिर।
स्थिर पोषक तत्व जिसमें आप जो गति नहीं कर पाते, जैसे जस्ता है, फास्फोरस है, ये पोषक तत्व अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और मृदा में शीघ्र ही स्थिर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे डीएपी का जब फसल में ऊपर से छिड़काव किया जाता है तो कई दिनों तक वो ज़मीन में ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो मृदा विलयन के साथ नहीं घुल पाते और घुलकर पौधों की जड़ों के पास नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए फसल की बुआई से पूर्व जड़ क्षेत्र में ही इनका उपयोग किया जाता है। अब एक ब्रे नाम के वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ये गतिशीलता का कंसेप्ट दिया या सिद्धांत दिया। अत्यधिक स्थिर पोषक तत्वों की जड़ें केवल अपनी सतह के पास आने पर ही अवशोषित कर पाती हैं। जब वो पोषक तत्व मृदा विलयन में घुल के जड़ के पास पहुंच गया तो उसको अवशोषित कर पाते हैं, जबकि अत्यधिक जो स्थिर होगा वो तो गति करेगा नहीं, और जो गतिशील होगा वो गति करके पौधे की जड़ों के पास पहुंच ही जाएगा। पौध वृद्धि के लिए जड़ें जिस क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं वो जड़ क्षेत्र कहलाता है या राइजोस्फीयर। अब ये जैसे एक पौधा हो गया, अब इसकी जड़ें जहाँ जहाँ जिस एरिया में फैली हुई हैं, ये एरिया हो गया, तो वो इसका जड़ क्षेत्र कहलाएगा या राइजोस्फीयर कहलाएगा। जो पोषक तत्व गति नहीं कर पाते, स्थिर होते हैं या कम गतिशील होते हैं, वो अगर इस जड़ क्षेत्र या राइजोस्फीयर एरिया में हैं तो पौधे को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये इससे दूर हैं तो पौधे को प्राप्त नहीं हो पाते क्योंकि ये चल नहीं पाते। जबकि जो अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं वो मृदा विलयन में घुलेंगे और पौधे की जड़ों के पास पहुंच जाएंगे, फिर रूट हेयर्स के द्वारा या जड़ के जो बाल होते हैं उनके द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाएगा और फिर उनका ट्रांसलोकेशन होके पत्तियों तक वो पहुंच जाएंगे, जहां वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। स्थिर तत्वों के लिए जड़ों की सतह का क्षेत्र और अत्यधिक गतिशील तत्वों के लिए पूरा जड़ क्षेत्र ही फोरेज क्षेत्र कहलाता है। अब ये तो बात हो गई कि मृदा में गतिशीलता के आधार पर, लेकिन जब मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया गया तो वो पौधे में भी गतिशील है या कम गतिशील है, तो उसके ऊपर भी तो पौधे में गतिशीलता के आधार पर भी पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब कुछ पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में गतिशील होते हैं लेकिन पौधे में अगतिशील हो जाते हैं, या मृदा में अगतिशील है लेकिन पौधे में गतिशील हो जाते हैं। तो हम पौधों में गतिशीलता के आधार पर पौधों पर प्रकट होने वाले पोषक तत्वों की कमी की अवस्था में पौधे के शीर्ष भाग में पहुंच जाते हैं। पौधों पर प्रकट होने वाले पोषक तत्वों की कमी की अवस्था में, मतलब वो नीचे तो प्राप्त हो गए लेकिन उनकी गति तो होती रहती है, तो वो ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, तो उनकी कमी के लक्षण नीचे की तरफ दिखाई देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौधों में अत्यधिक गतिशील कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको हाईली मोबाइल बोलेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब जैसे फास्फोरस जमीन में तो कम गतिशील था लेकिन पौधे की बॉडी के अंदर वो अत्यधिक गतिशील वाले पोषक तत्वों में आता है। तो अत्यधिक गतिशील वाले पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अब अगर इनकी अगर कमी हुई पौधे में तो उनके कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे के भाग पर। दूसरे नंबर पे आता है मध्यम गतिशील, जिसमें जस्ता आता है। कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग, न तो ऊपर वाली पत्तियों पे न नीचे वाली पत्तियों पे, मध्य वाले भाग पर दिखाई देंगे। तीसरा है कम गतिशील, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा और क्लोरीन इस ग्रुप में आते हैं और इनकी कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग में नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कम गतिशील होते हैं तो नीचे की पत्तियों में तो ये रहेंगे, ऊपर की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इनकी कमी के लक्षण शीर्ष भाग में दिखाई देंगे। चौथा हो गया स्थिर, कैल्शियम और बोरोन। इनकी कमी के लक्षण जो नई कलिकाएं बनती हैं और या पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उस पर दिखाई देते हैं। पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को निम्न तालिका के आधार पर समझा जा सकता है।
जैसे मोबाइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन हाईली मोबाइल है। वेरिएबल जो कम गतिशील है, कॉपर, जिंक, सल्फर और मोलिब्डेनम है। और जो अगतिशील है, कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीज आते हैं इस ग्रुप में। अब ये जैसे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जो अत्यधिक गतिशील हैं वो क्या हुआ, जमीन से पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए गए। अवशोषित करने के बाद गतिशील है तो पौधे में मूवमेंट कर जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर नीचे से प्राप्त नहीं हुई है ज़मीन से तो इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे की पत्तियों पे। अगर ये गति नहीं कर पाते तो इनके लक्षण दिखाई देते ऊपर की पत्तियों पे। फिर उसके बाद मध्यम गतिशील जैसे जिंक है, तो ये धीरे धीरे गति करता है। तो इनकी कमी के अगर मृदा में इनकी कमी हुई तो कमी के लक्षण दिखाई देंगे मध्यम वाली पत्तियों पे, इस भाग पे। उसके बाद हम बात करें जो कम गतिशील हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, आयरन और मैग्नीज। जो नई पत्तियां रहेंगी या पौधे के ऊपर वाली पत्तियां रहेंगी तो उन पे इनकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। अब हम बात करें कि जो इमोबाइल हैं, बिल्कुल गति नहीं करते, बिल्कुल गति नहीं करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ पौधे में पहुंचेंगे नहीं, और पौधे में पहुंचेंगे नहीं, वो नीचे की तरफ ही रहेंगे। तो इनकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे ग्रोइंग पॉइंट्स, या जो ऊपर वाले, बिल्कुल ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं उन पे। और ऐसे पोषक तत्व हैं कैल्शियम और बोरोन। इस डायग्राम से हम आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं।